हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 26 जनवरी 2023 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और आप सभी को सरस्वती पूजा की बहुत बहुत बधाई और गणतंत्र दिवस की भी बहुत बधाई। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहली न्यूज़ से, जिसमें ये बताया गया है कि किस तरीके से जैसे जैसे युग चेंज हो रहा है, समय चेंज हो रहा है और भारत किस तरीके से प्रगति कर रहा है और जो हमारा गणतंत्र है वो मजबूत होता जा रहा है और हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसमें बताया गया है कि जो जिस तरीके से विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है हमारा, उसके सामने नई चुनौतियां हैं और वैश्विक स्तर पर हम उन चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। जैसा कि इसमें बताया गया है कि भारत भी नए संकल्प और नए लक्ष्य को गढ़कर अमृत काल में वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने की ओर अपनी संकल्पना को ठान चुका है। पुराने लक्ष्यों संग आत्मनिर्भरता, डिजिटल पहचान, हरित ऊर्जा जैसे नए संकल्प जो हैं वो भारत के सामने हैं, उसको अपना रहा है और आगे बढ़ भी रहा है। क्या क्या चेंजमेंट आए हैं इन 74 सालों में, वो यहाँ पर बताया गया है आंकड़ों के द्वारा। सबसे पहले बताया गया है कि जो रक्षा बजट है वो 70% तक हो चुका है और स्वदेशी रक्षा उद्योग के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, जहां पर 70% जो हमारा बजट है वो डिफेंस के लिए होता है और इसमें हम आत्मनिर्भर होते जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि सबसे पहले हम बात करते हैं रक्षा क्षेत्र के आत्मनिर्भर होने की। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के स्थान पर नई रक्षा कंपनियों का गठन किया गया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत जिस तरीके से रक्षा क्षेत्र को अपने संसाधनों पर आत्मनिर्भर करने की इसमें कोशिश की जा रही है वो सफल हो रही है। अगर हम 2021-22 की बात करें तो भारत का जो रक्षा निर्यात था वो 11,607 करोड़ रुपए का रहा। इसमें इजराइल, स्वीडन जैसे कई महत्वपूर्ण एशियाई देशों ने भारत से आयात किया है। अब पहले भारत का जो निर्यात था वो 3 से 4 करोड़ डॉलर तक ही था, जो अब 11,000 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया है। अगर हम आज़ादी के बाद से बात करें तो इसमें सबसे लंबी छलांग लगाई गई है। 36,500 करोड़ रुपए से अधिक के रक्षा निर्यात का लक्ष्य भारत ने सन 2025 में रखा हुआ है। स्टार्टअप के तहत 15,400 गुना से भी अधिक वृद्धि के इकोसिस्टम में कंपनियों द्वारा ये स्टार्टअप दर्ज किया गया है और स्टार्टअप्स की जो संख्या है वो 73,000 को पार कर गई है। 56 से अधिक क्षेत्रों में स्टार्टअप का काम जारी है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, डिजिटल, पर्यावरण, फैशन। हर सेक्टर में भारत नए नए उद्योग स्थापित कर रहा है, नई नई कंपनियां खुल रही हैं। 13,500 से अधिक स्टार्टअप के मामले में सबसे तेज अगर हम बात करें, सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में बढ़ोतरी देखी गई है, जहां इन स्टार्टअप के माध्यम से 1.5 लाख नौकरियों का सृजन हुआ है। और उसके बाद दिल्ली का नंबर आता है। 2021 में जो निर्माण क्षेत्र है हमारा, उसमें भी काफ़ी बढ़ोतरी देखी गई, चाहे वो ऑटो सेक्टर हो और जिस तरीके से ड्रोन सेक्टर को बढ़ावा दिया जा रहा है, चाहे वो कृषि में हो, यानी कि कृषि में भी कीटनाशक के छिड़काव के लिए अब ड्रोन की मदद ली जा रही है। तो ये सबसे बड़ा चेंजमेंट कृषि सेक्टर में देखने को मिल रहा है, जहां पर टेक्नोलॉजी को इस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। 500 अरब डॉलर से अधिक का योगदान भारत द्वारा वैश्विक निर्माण क्षेत्र में वर्ष 2030 तक किए जाने का अनुमान रखा गया है और 25% हिस्सेदारी निर्माण क्षेत्र की भारत की जीडीपी में रखने का लक्ष्य रखा गया है। डिजिटल पहचान में जिस तरीके से यूपीआई का जो लेन देन है वो बढ़ा है, उसके बारे में बताया गया है। हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो बढ़ा हुआ है। 2025 तक देश को डिजिटल इकोनॉमी के तौर पर $1 ट्रिलियन तक पहुंचाने का जो लक्ष्य रखा गया है, उसमें देश आगे बढ़ रहा है। 130 करोड़ आधार कार्ड जारी किए जा चुके हैं। 2070 तक हरित ऊर्जा यानी कि जो हाइड्रोजन है फ्यूल, उसको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। 2070 तक नेट ज़ीरो कार्बन का जो लक्ष्य रखा गया है उसके लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो भारत की तरक्की को बताते हैं और इसमें हम और आप अपने आप को भी रिलेट कर सकते हैं। कहीं ना कहीं इस विकास में हमारा भी आपका सहयोग जरूर रहे। नेक्स्ट हेडलाइन पर आते हैं, जो है सक्षम नेतृत्व व संघर्षशीलता से देश मंदी से बाहर आएगा। देखिए, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर या स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्वारा संबोधन किया जाता है देशवासियों को। उसी के तहत द्रौपदी मुर्मू जो हमारी नई राष्ट्रपति हैं, उनका ये पहला संबोधन था। इसमें उन्होंने बताया
गणतंत्र दिवस का इनका पहला संबोधन था। इन्होंने बताया कि जो गरीबी से हम निकल रहे हैं, गरीबी के दौर से धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं, एक आत्मविश्वास जग रहा है देश में, ये सबसे महत्वपूर्ण है। वैश्विक व्यवस्था में उसमें सकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिल रहे हैं। इस भरोसे के साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बाबा साहब अम्बेडकर और अन्य राष्ट्र निर्माताओं ने जिन उम्मीदों के साथ राष्ट्र की रूपरेखा बनाई थी, उसमें हम काफ़ी हद तक सफल भी रहे हैं, ये बात बोली है। उन्होंने बोला है कि महात्मा गांधी चाहते थे कि समाज के जो अंतिम पायदान पर व्यक्ति खड़ा है उसकी भी तरक्की हो, वो भी मुख्य धारा में जुड़े। हालांकि अभी तक हम इस लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाए हैं, उन्होंने बोला है, लेकिन हम जो ये प्रगति कर रहे हैं वो असाधारण है। कोरोना महामारी काल में हमने किसी भी गरीब को खाली पेट नहीं रहने दिया। जो अंत्योदय योजना है गरीबों के लिए, उसकी जो सीमा है दिसंबर 2023 तक बढ़ा दी गई है, और जो भारत है वो 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है। जापान चौथे पर आ गया है और भारत 5वें पर आ गया है। अभी भारत चौथे पर था, मतलब ये 4th और 5th जो रैंक है वो जापान और भारत में एक्सचेंज होती रहती है। तो इस तरीके से भारत विकास कर रहा है। कई तरह की प्रोत्साहन योजनाओं का भी इसमें जिक्र किया द्रौपदी मुर्मू ने, राष्ट्रपति ने, और महामारी का मुकाबला यानी कोरोना काल को हमने जिस तरीके से टैकल किया, हैंडल किया, वो भी उल्लेखनीय है। उन्होंने 81 करोड़ गरीबों के लिए जो चलाई जा रही है मुफ्त राशन योजना, उसका भी उल्लेख किया और कहा कि यह संतोष का विषय है कि हाशिए पर रहे लोगों को इस योजना कार्यक्रम का लाभ मिल रहा है। लोग गरीबी यानी कि भूखमरी से तो कम नहीं मर रहे हैं। आगे इसमें बताया कि जो भारत को G20 की अध्यक्षता मिली है, ये सबसे ऐतिहासिक पल है कि हम उन विकासशील देशों की श्रेणी से ऊपर आ गए हैं, जब हम विकसित देशों के लिए एक ऐसा माहौल बना सकते हैं। उसकी अध्यक्षता उस मीटिंग की हम कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। आगे उन्होंने बोला कि चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए जो नई शिक्षा नीति लागू की गई है, यानी कि उसको भी जब लागू कर दिया गया है तो इससे शिक्षा के स्तर में बदलाव आएगा और हमारी जो शैक्षिक मापदंड हैं वो चेंज होंगे। बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, एक साथ वो 2 कोर्स कर सकेंगे जिनकी अलग अलग मान्यताएं होंगी, जो उनके करियर को बनाने में काफ़ी सहायक होगा। अब देखिए, जो NEP है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसको लेकर मैंने एक विस्तार से वीडियो बनाया है, वो आप चैनल पर देख सकते हैं। तो ये द्रौपदी मुर्मू का भाषण था। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि पद्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है और इसमें मुलायम सिंह यादव, MS कृष्णा, जाकिर हुसैन और इन लोगों को पद्म विभूषण दिया गया है, जिसमें मुलायम सिंह को मरणोपरांत दिया गया है। और इसमें पद्मश्री से 91 लोगों को सम्मानित किया गया है और टोटल 109 लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। इसमें जान लेते हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत केंद्र सरकार ने पद्म विभूषण से सम्मानित किया है। इसमें कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री SM कृष्णा, करोड़ों दिलों पर राज करने वाले तबला वादक जाकिर हुसैन और करोड़ों बच्चों को जीवन दान देने वाले यानी कि ORS जो घोल दिया जाता है उसकी इजाद करने वाले, उसको बनाने वाले जो हैं डॉक्टर दिलीप महालनोबिस, उनको, और विख्यात आर्किटेक्ट बालकृष्ण दोषी और गणितज्ञ श्रीनिवास वर्धन को पद्म विभूषण दिया गया है। इसके बाद पद्म भूषण किसको किसको दिया गया है? उद्योगपति कुमार मंगलम बिरला, इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति की पत्नी सुधा मूर्ति जो NGO चलाती हैं, समेत 9 लोगों को पद्म भूषण दिया गया है। और अभिनेत्री रवीना टंडन, गायिका वाणी जयराम समेत 91 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। ये अपने अलग अलग सेक्टर से होते हैं, यानी अलग अलग, कोई कला से होता है, कोई सामाजिक कार्य से होता है, इन लोगों को दिया गया है। अब इसमें टोटल हम बात करें तो 19 महिलाएं हैं, 2 विदेशी या NRI कैटेगरी के लोगों को दिया गया है, 7 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया गया है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। और इसमें आप ये भी जानिए कि भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? पद्म विभूषण किस नंबर पर आता है, पद्म भूषण किस नंबर पर आता है? तो सबसे भारत का सर्वोच्च पुरस्कार यानी नंबर 1 पर आता है भारत रत्न, दूसरे नंबर पर आता है पद्म विभूषण, तीसरे पर आता है पद्म भूषण, चौथे पर आता है पद्म श्री। उसके बाद अगर हम बात करें कि वीरता के लिए
जो महत्वपूर्ण पुरस्कार दिए जाते हैं ये आप नोट कर सकते हैं, मैं धीरे धीरे बोलूंगा। वीरता के लिए जो महत्वपूर्ण पुरस्कार दिए जाते हैं, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, परमवीर चक्र, अशोक चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र। वहीं खेलों में पुरस्कार दिया जाता है, मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद पुरस्कार, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, और इसी के साथ और भी साहित्य अकादमी पुरस्कार है, गांधी शांति पुरस्कार है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार है, शांति और विकास के लिए दिया जाने वाला इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार है। ये सब महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। आज से क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराना शुरू। फैसले, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले होते हैं वो क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराना शुरू कर दिया गया है और इसमें 13 भाषाओं को ऐड किया गया है। जो हमारे प्रधान न्यायाधीश हैं CJI DY चंद्रचूड़, उन्होंने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में बोला कि गणतंत्र दिवस से यानी कि 26 जनवरी से 13 अनुसूचित भाषाओं में अपने 1200 से ज़्यादा फैसलों को उपलब्ध कराएगा सुप्रीम कोर्ट। और जैसे ही जो बुधवार को पीठ बैठी यानी कि सुप्रीम कोर्ट की, तो प्रधान न्यायाधीश ने वकीलों को बताया कि 13 अनुसूचित भाषाओं में फैसलों को मुफ्त में उपलब्ध कराने के लिए शीर्ष अदालत इलेक्ट्रॉनिक सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स यानी ESCR, ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स, S मतलब सुप्रीम, C मतलब कोर्ट और R मतलब रिपोर्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स प्रोजेक्ट के एक हिस्से को गुरुवार से प्रारंभ कर देगी, यानी आज से प्रारंभ हो गया। और उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ ESCR, जिसमें लगभग 34,000 फैसले हैं, सर्च की एक लचीली सुविधा के तहत अब क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध होंगे। 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री विभिन्न भारतीय भाषाओं में 1268 फैसलों का अनुवाद जारी कर दिया गया है। इसमें जो फैसले हैं उनमें सबसे ज़्यादा 1091 जो फैसले हैं वो हिंदी में, 21 ओडिया में, 14 मराठी में, 4 असमी में, 1 गारो में, 17 कन्नड़, 1 खासी, 29 मलयालम, 3 नेपाली, 4 पंजाबी, 52 तमिल, 28 तेलुगु और 3 उर्दू में फैसले दिए गए हैं। आपको यह भी पता होना चाहिए कि संविधान की जो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, जिनमें असमी, बंगाली, गुजराती, हिंदी, देखिए यहां दिया गया है, ये देखिए यहां से यहां तक दिया गया है, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं और इन्हीं में ये फैसले उपलब्ध हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज है, भारत मिस्र ने अपने द्विपक्षीय रिश्ते को दिया रणनीतिक रिश्तों का दर्जा। अब देखिए भारत की यात्रा पर जो आए हैं मिस्र के राष्ट्रपति फतेह अब्दुल अल सीसी, वो द्विपक्षीय रिश्तों को और मजबूत करने के उद्देश्य से भारत को रणनीतिक रिश्तों का दर्जा उन्होंने दिया है। भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर वो आए हैं और 26 जनवरी को मुख्य अतिथि भी हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 2 चरणों में बैठक करी, एक पर्सनल मीटिंग थी और एक प्रोफेशनल मीटिंग आप कह सकते हैं। और जो दर्जा दिया गया है रणनीतिक तौर पर, दर्जे के बाद दोनों देश राजनीतिक सुरक्षा संबंधों को और मजबूत करेंगे और आर्थिक संबंध बढ़ाने को विशेष तवज्जो देंगे। आतंकवाद से ग्रस्त इन दोनों देशों ने दूसरे देशों की तरफ से आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने की सख्त शब्दों में निंदा की है। देखिए मिस्र के जो राष्ट्रपति हैं अब्दुल फतेह अल सीसी इस बार आए हुए हैं 26 जनवरी पर, और वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर उन्होंने श्रद्धांजलि दी। उसके साथ ही व्यक्तिगत और आधिकारिक तौर पर यहाँ पर 2 मीटिंग की गई। भारत मिस्र रणनीतिक साझेदारी के तहत राजनीतिक, सुरक्षा, आर्थिक व सांस्कृतिक क्षेत्र में सहयोग की दीर्घकालीन नीति दोनों देश मिलकर बनाएंगे। आतंकवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को सचेत करने के लिए कदम उठाया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने इसमें बोला कि अगले 5 वर्षों में जो हमारा द्विपक्षीय कारोबार है $7 से बढ़ाकर $12 अरब तक हम ले जाने का लक्ष्य रखते हैं। इसके बाद दोनों देश कनेक्टिविटी में
बढ़ाने की जरूरत मानी उन दोनों देशों ने, और भारतीय पर्यटकों को उन्होंने खास तौर पर मिस्र की यात्रा के लिए आमंत्रित भी किया है। सीसी की यह तीसरी भारत यात्रा है और वो सितंबर में फिर से G20 की बैठक में भारत आएंगे, लेकिन बहुत उम्मीद ये जताई जा रही है कि उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिस्र की यात्रा कर सकते हैं। वर्ष 2009 के बाद भारत के किसी प्रधानमंत्री की मिस्र में ये पहली यात्रा होगी। नेक्स्ट न्यूज़ है, राष्ट्र निर्माण में समझें अपना योगदान, अवश्य करें मतदान। मतदान दिवस था, उस पर बुधवार को भारतीय निर्वाचन आयोग की ओर से आयोजित कार्यक्रम को राष्ट्रपति मुर्मू ने बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रही थी। उन्होंने इस मौके पर चुनाव में लोगों के बढ़ते योगदान से जुड़े आंकड़े भी रखे। इसमें बताया कि वर्ष 1951-52 में आयोजित पहले आम चुनाव में मतदाताओं की संख्या मात्र 17 करोड़ से कुछ ही अधिक थी। उस समय लगभग 45% मतदान हुआ था, जबकि आज 2019 में आयोजित जो आम चुनाव थे यानी लोकसभा के जो इलेक्शन थे उसमें मतदाताओं की संख्या 90 करोड़ से अधिक थी और जो प्रतिशत था वो 68% से भी अधिक मतदान हुआ था। तो ये एक रुचि दिखाता है कि मतदान में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और अब 75% मतदान का जो लक्ष्य इलेक्शन कमीशन द्वारा रखा गया है उसको भी मतदाताओं को जागरूक करके हासिल किया जाएगा। नेक्स्ट पेज है हमारा बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में हम पहली न्यूज़ ले रहे हैं कि अगले वित्त वर्ष 6.2% रहेगी भारत की विकास दर, और ये स्टेटमेंट दिया है संयुक्त राष्ट्र ने। देखिए, संयुक्त राष्ट्र ने 2022-23 के दौरान भारत की जो विकास दर 6% रहने का अनुमान लगाया और अगले वित्त वर्ष के लिए इसे 6.2% के अनुमान की संभावना जताई है। संयुक्त राष्ट्र ने इस बुधवार को यानी कि कल वैश्विक अर्थव्यवस्था और संभावनाओं पर वर्ष 2023 की जो रिपोर्ट जारी की है उसमें ये सारी बातें बोली हैं। यूएन ने भारत में जो ये ब्याज दरों की बढ़ोतरी हुई है उसकी वजह से जो विकास दर है वो थोड़ा सा कम रहने की बात बोली है। भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष एक बड़ी चुनौती के तौर पर ये जो ब्याज दरें बढ़ाई गई हैं उसको लिया गया है, यानी कि उसके बारे में टारगेट किया गया है। हाल के वर्षों में जिस तरीके से कर्ज का स्तर काफ़ी बढ़ गया है, यानी कि लोगों की EMI बढ़ गई है, ऐसे में ब्याज दरों के बढ़ने से देश की अर्थव्यवस्था पर तो बोझ पड़ेगा ही पड़ेगा। भारत में रोजगार की स्थिति को लेकर इस रिपोर्ट में सीधे तौर पर कोई चिंता तो नहीं जताई गई है, लेकिन ये जरूर बताया गया है कि युवाओं, खासतौर पर युवा महिलाओं में बेरोजगारी को चिंताजनक बताया गया है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत में बेरोजगारी की दर पिछले कुछ वर्षों के सबसे न्यूनतम स्तर पर है। अगर हम 2022 की बात करें तो ज़्यादातर जो नौकरियां हैं वो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आने की बात कही गई है, यानी मिलेगी उनको नौकरी। और इससे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि इससे पहले एक रिपोर्ट पेश करी गई थी यूएन की तरफ से, संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से, जिसमें यह बताया गया था कि कोरोना के बाद भारत में रोजगार में महिलाओं की हिस्सेदारी कम हुई है और वैश्विक स्तर पर मंदी के खतरे की जो आहट सी दिखाई दे रही है उसमें भारत अपने आप को कहीं ना कहीं बचा सकता है। हल्का फुल्का यानी थोड़ा सा ही विपरीत असर भारत पर पड़ेगा। अब ये सारी बातें बोली हैं संयुक्त राष्ट्र संघ ने। संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में आपको कई बार बताया जा चुका है और जान लीजिए कि 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना कैसे हुई थी ये जानिए। इसकी स्थापना हुई थी उन 50 देशों के हस्ताक्षर से जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के यानी जो द्वितीय विश्व युद्ध के विजेता देश थे उनके साथ मिलकर संयुक्त राष्ट्र संघ को एक अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष के लिए हस्तक्षेप नीति बनाने के लिए इसका गठन किया गया था और इस घोषणा पत्र पर 50 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। संयुक्त राष्ट्र में वर्तमान में 193 देश हैं जो इन संयुक्त राष्ट्र में रजिस्टर्ड हैं और इसका जो उद्देश्य है संयुक्त राष्ट्र संघ का वो है अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखना, दुनिया के लोगों की भलाई के लिए कार्य करना, बढ़ावा देना, ये इनका मुख्य उद्देश्य होता है। और ये भी जान लीजिए कि संयुक्त राष्ट्र के 6 अंग होते हैं, यानी कि इसमें 6 पार्ट हैं। पहला है जनरल असेंबली, नोट कर लीजिएगा। दूसरा है द सेक्रेटरीट काउंसिल। तीसरा है द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। चौथा है ट्रस्टशिप काउंसिल। पांचवा है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और छठा है यूएन सेक्रेटरीट। चलिए
ये 6 पार्ट होते हैं यूएन के। अब आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर कि भारत के साथ उच्च गुणवत्ता वाली एफटीए सर्वोच्च प्राथमिकता है। ब्रिटेन की जो व्यापार मंत्री हैं केमी वेडनोच, उन्होंने ये बात बोली है और वार्ता में गतिरोध तो आया है, ये भी उन्होंने स्वीकार किया, और जिससे उन्होंने पिछले महीने दिल्ली आकर ख़त्म किया। उन्होंने ये बोला कि ये चीज़ें फ़ोन से भी हो सकती थी, लेकिन मैंने दिल्ली आकर इन गतिरोध को जरूर ख़त्म किया है। उन्होंने बोला कि राजनेता बनने से पहले मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर और सिस्टम एनालिस्ट थी, तो इसका मतलब ये है कि दिल से समस्याओं का समाधान करने वाली मैं व्यक्ति हूँ, और इसलिए ये समझौता मैंने दिल्ली आकर ही वार्ता के जरिए आगे बढ़ाने का सोचा है। तो जल्दी हमें भारत और ब्रिटेन के बीच भी एफटीए देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है कि डाटा की बढ़ती लागत चिंता का विषय। अब देखिए, उपकरणों और डाटा की जो कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और लागत, जो डिजिटलीकरण की जो प्रक्रिया है उसकी लागत बढ़ती जा रही है। इसको लेकर जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं राजीव चंद्रशेखर, ये हैं, देखिए राजीव चंद्रशेखर, उन्होंने ये बात बोली है। और आपने कल के न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि भारतीय एयरटेल ने अपने जो मंथली रिचार्ज है उसमें 57% की बढ़ोतरी कर दी है, यानी जो अभी तक 99 का होता था वो अब 155 रुपये का होगा। तो ये जो 57% की बढ़ोतरी करी गई है वो कहीं ना कहीं बोझ है, और डिजिटलीकरण पर एक तरीके से बोझ डाला जा रहा है। लोगों को सस्ती सेवाएं उपलब्ध करानी चाहिए और इसकी नॉलेज उन्हें नहीं है। उन्होंने ये बोला। भारतीय एयरटेल ने कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम समेत 8 सर्किल में 28 दिनों की मोबाइल फ़ोन सेवा के लिए न्यूनतम रिचार्ज को इस रेट पर ला दिया है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कि बजट हलवा समारोह आज डिजिटल रूप में पेश होगा। इस बार जो बजट है वो पिछली बार ही डिजिटल रूप से पेश होना शुरू हुआ था और इस बार पूर्ण तरीके से उसे डिजिटल कर दिया गया है। इस बार आपको पता होगा कि हलवा के द्वारा इसकी शुरुआत होती है डिजिटली बजट की समारोह की, और उसके बाद नॉर्थ जो होता है सेक्टर, उसमें इनको जितने भी कर्मचारी होते हैं उनको एक तरीके से नज़रबंद रखा जाता है। उनकी बाहरी दुनिया से, उनका नॉर्थ ब्लॉक जो होता है उसमें वो रहते हैं और बाहरी दुनिया से उनका कोई कांटेक्ट नहीं होता है, ताकि बजट की कोई भी बातें लीक ना हो पाएँ। और जैसे ही बजट का भाषण पूरा होगा, यानी 1 फरवरी 2023 को जैसे ही निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री का बजट भाषण कंप्लीट होगा, उसके बाद बजट मोबाइल ऐप पर डाउनलोड कर दिया जाएगा पूरे बजट को, और इस ऐप का नाम है यूनियन बजट मोबाइल ऐप। इसमें ये एंड्रॉयड और ओएस दोनों पर उपलब्ध रहेगा और इसे डाउनलोड किया जा सकता है। और पहले इसकी छपाई होती थी हलवा का समारोह के बाद, लेकिन अब छपाई ना होकर इसे पूर्णतः डिजिटल कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं, जो है इंटरनेशनल पेज से। इंटरनेशनल पेज में 2 न्यूज़ें हैं, तो हम पहली न्यूज़ डिस्कस कर लेते हैं कि पोम्पियो का दावा 2019 में परमाणु युद्ध के करीब आ गए थे भारत और पाकिस्तान। ये स्टेटमेंट दिया है अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री ने अपनी पुस्तक में। तो ये बुक भी इंपॉर्टेंट हो गई है। इस न्यूज़ में हम उस बुक का नाम भी देखेंगे। अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने अपनी पुस्तक में दावा किया है कि फरवरी 2019 में बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भारत और पाकिस्तान परमाणु युद्ध करने के करीब आ गए थे। दोनों देश आशंकित थे कि दूसरा पक्ष परमाणु हमले की तैयारी कर रहा है। पोम्पियो उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कैबिनेट में विदेश मंत्री थे। अब इनकी पुस्तक का नाम जान लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट हो गई है अब। नेवर गिव इन इंच, फाइटिंग फॉर द अमेरिका आई लव। ये देखिए इनकी बुक है, आप नोट कर लीजिएगा। ये इनकी बुक का नाम है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गई है। बुक्स हमेशा इंपॉर्टेंट होती हैं जब कोई इंपॉर्टेंट व्यक्ति उसको लिखता है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री बने क्रिस हिपकिंस। न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री के रूप में क्रिस हिपकिंस ने बुधवार को शपथ ले ली। शपथ के बाद उन्होंने कहा कि उनका ध्यान विशेष रूप से अर्थव्यवस्था पर रहेगा। पिछले हफ्ते जेसिंडा अर्डन ने अचानक प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद सत्ताधारी लेबर पार्टी ने हिपकिंस को जेसिंडा
का उत्तराधिकारी चुना था। 44 वर्षीय हिपकिंस ने कहा कि यह उनके लिए एक बड़ा अवसर है, एक बड़ी जिम्मेदारी भी है और वह इसके लिए शिक्षा और पुलिस मंत्रालय इससे पहले संभाल चुके हैं, तो वो इस पर यानी देश की तरक्की में और योगदान करेंगे। चलिए, तो ये 2 न्यूज़ थी और ये आज का यानी 26 जनवरी 2023 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। इस वीडियो से संबंधित अगर आपके कोई सुझाव हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।